नमस्ते +2 क्लास। आज की वीडियो में हम हमारी हिंदी पाठ्य पुस्तक वितान भाग 2 का जो हमारा तीसरा चैप्टर है अतीत में दबे पांव, उससे संबंधित क्वेश्चनों का अध्ययन करेंगे। मोहनजोदड़ो की सभ्यता हमारे युग आज भी कुछ जुड़ा हुआ था। कैसे कि मोहनजोदड़ो की सभ्यता से जो आज का युग भी लगभग जुड़ा हुआ है। कैसे बताया था लेखक ने कि मोहनजोदड़ो से जुड़ी सिंधु घाटी सभ्यता के समय ठोस पहियों वाली बैलगाड़ियां चला करती थी, जिनके अवशेष प्राप्त हुए हैं। ऐसे ही बैलगाड़ियां कुछ वर्ष पहले हमारे गांव में भी चला करती थी। तो लेखक का मानना है कि उनके गांव में दुल्हन पहली बार ससुराल में ऐसी बैलगाड़ियों से आया करती थी। तो इस प्रकार से मोहनजोदड़ो की सभ्यता आज भी कुछ न कुछ हमारे युग से जुड़ी हुई है। मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या है और वर्तमान में हम इसे किस नाम से पुकारते हैं? मोहनजोदड़ो का अर्थ है मुर्दों का टीला। यह पाकिस्तान के सिंध प्रांत में स्थित एक प्रसिद्ध पुरातात्विक स्थान है, जिसे अब मोहनजोदड़ो के नाम से पुकारते हैं। विश्व के सबसे प्राचीन शहर कौन कौन से माने जाते हैं? मोहनजोदड़ो और हड़प्पा प्राचीन भारत के ही नहीं अपितु विश्व के 2 सबसे प्राचीन एवं नियोजित शहर माने जाते हैं। ये सिंधु घाटी सभ्यता के परवर्ती यानी परिपक्व दौर के शहर हैं। सिंधु सभ्यता किस प्रकार की थी? इसके अनुसार कौन सा नगर बसा हुआ था? सिंधु घाटी की खुदाई से मिले अवशेषों से यह स्पष्ट होता है कि सिंधु सभ्यता का एक नगर संस्कृति थी। सिंधु सभ्यता एक नगर संस्कृति थी। इसी योजना के अनुसार मोहनजोदड़ो नगर बसा हुआ है। नगर संस्कृति का मतलब सिंधु सभ्यता है, वहाँ बड़े बड़े नगरों का निर्माण होता था और उसी प्रकार से मोहनजोदड़ो नगर बसा हुआ है। यह योजना अपने आप में एक अनूठी योजना है, बहुत ही अद्भुत, बहुत ही बड़ी नियोजित योजना जिसको हम कहते हैं। अतीत में दबे पांव किस प्रकार की विधा है? इस विधा के लेखक कौन है और उन्होंने विधा में क्या कहना चाहा है? अतीत में दबे पांव साहित्यकार ओम थानवी द्वारा एक यात्रा वृत्तांत है। वे अपनी इस विधा में पाकिस्तान स्थित सिंधु घाटी सभ्यता के 2 बड़े महानगरों मोहनजोदड़ो हड़प्पा के अवशेषों को देखकर अतीत की सभ्यता संस्कृति की कल्पना करते हैं। मतलब इसके अंदर वो बताते हैं कि हमारे भूतकाल में इतनी बड़ी जो सभ्यता थी, जो संस्कृति थी, कल्पना का मतलब है वो इस प्रकार से रही होगी, अपनी कल्पना करते हैं वो। अभी तक मिले प्रमाणों के आधार पर साहित्यकार हैं वो क्या करने की चेष्टा कर रहे हैं जी? अब तक जो साक्ष्य मिले हैं, जो सबूत मिले हैं, उनके आधार पर जो हमारे साहित्यकार हैं वो क्या करने की चेष्टा करते हैं? अभी तक जितने भी पुरातात्विक प्रमाण मिले हैं उनको देखकर साहित्यकार अपनी कल्पना करने की चेष्टा करते हैं, अपनी कल्पनाएं करते हैं कि शायद इस प्रकार से उनकी रसोई होगी, शायद ये खाना वो बनाते होंगे, या इस प्रकार से कपड़े पहनते होंगे, या इस प्रकार की भी वो कल्पना करते हैं कि आज हम जो चीज़ें कर रहे हैं वो कर रहे थे कि नहीं कर रहे थे, या वो किस धर्म को मानते होंगे। मतलब इस तरह की अपनी अलग अलग वो कल्पनाएं हैं वो करते हैं सबूतों के आधार पे। मोहनजोदड़ो किस काल के शहरों में बड़ा है? यहाँ खुदाई के समय क्या क्या चीज़ें मिली है? मोहनजोदड़ो ताम्रकाल शहरों में सबसे बड़ा है। ताम्रकाल भी बहुत प्राचीन काल था, कांस्य काल जिसको कहते हैं, उसमें सबसे बड़ा माना गया है, सबसे उत्कृष्ट, बहुत सबसे अच्छा
सबसे व्यापक, सबसे बड़ा खुदाई भी यहीं संभव हुई है। बड़ी संख्या में इमारतें, सड़कें, धातु पत्थर की मूर्तियां, चाक, मुहरें, साज सज्जा, खिलौने, कितना वहां सामान मिला है खुदाई के समय में। मोहनजोदड़ो के अतिरिक्त अन्य कौन सा शहर प्राचीन एवं पूर्व नियोजित माना गया और वह किस चीज की भेंट चढ़ गया? मोहनजोदड़ो के अतिरिक्त क्या है? हड़प्पा है, और ये भी प्राचीन शहर माना गया है। मोहनजोदड़ो से सैकड़ों मील दूर है हड़प्पा। वो किसकी भेंट चढ़ गया? विकास की भेंट, कि जो प्रगति हमारी होती है, नए नए आविष्कार होती हैं, जैसे ही रेल का आविष्कार हुआ तो जो रेल लाइनें उसको चलाने के लिए बिछाई गई तो वो इसके नीचे रह गई। अब रेल लाइनें हटाएं तो बहुत कुछ सिस्टम खराब हो सकता है उसकी खुदाई के लिए, तो वो चीज़ें हैं। हड़प्पा है वो रेल लाइन के नीचे दब गई है, तो उसकी खुदाई अब संभव नहीं है। मोहनजोदड़ो के बारे में बनी धारणा को बताइए। मोहनजोदड़ो के बारे में धारणा है कि अपने समय में वह घाटी की सभ्यता का केंद्र रहा होगा। इस प्रकार से एक राजधानी, मतलब लोगों की क्या धारणा है, विद्वानों की, इतिहासकारों की, साहित्यकारों की, कि वो शायद में सिंधु घाटी सभ्यता की राजधानी रहा होगा। मोहनजोदड़ो कितना बड़ा है, वह आज की कौन सी परिभाषा को लांघता है कि वो कितना बड़ा था। आज तो बहुत वर्ग में फैले होते हैं शहर, तो अगर आज के साथ उसकी हम समानता करते हैं तो वो किस शहर के लगभग माना जाएगा? मोहनजोदड़ो शहर 200 हेक्टेयर क्षेत्र में फैला है, 85,000 उनकी जनसंख्या, 5,000 साल पहले का है, इसलिए ये एक बड़े महानगर की परिभाषा को लांघता है। सिंधु घाटी किस प्रकार की संस्कृति है? मोहनजोदड़ो कहाँ पर बसा हुआ है? सिंधु घाटी मैदान की संस्कृति है, मैदानी। पूरा मोहनजोदड़ो छोटे मोटे टीलों पर आबाद है। ये टीले प्राकृतिक नहीं हैं बल्कि मानवीय द्वारा बनाए गए हैं। मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी खूबी क्या है? सबसे बड़ी जो खूबी है वो यह है कि आदिम शहर की सड़कों और गलियों में आज भी आप अगर घूमो तो जैसे शहर था आज आपको लगेगा कि वो वहीं है। आप इसकी किसी भी दीवार पर पीठ टिकाकर सुस्ता सकते हैं, जैसे किसी के घर में हम आराम करते हैं कि आप वहाँ आराम कर सकते हैं। रसोई की खिड़की को गंध महसूस कर सकते हैं। कहने का मतलब क्या है कि 5,000 साल के बाद भी जैसे ही खुदाई की है तो उन्होंने एक एक चीज़, एक एक घर अलग करके वो चीज़ें निकाल दी है, और उन खंडहरों को देखकर भी हम एहसास कर सकते हैं कि लोग यहाँ किस प्रकार से रहते होंगे, किस प्रकार का यहाँ वो खाना बनाते होंगे, किस प्रकार से उनकी संस्कृति रही होगी। ये मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी खूबी है। मोहनजोदड़ो में सबसे ऊंचा चबूतरा कौन सा है? लेखक इसे नागर भारत क्यों मानते हैं? मोहनजोदड़ो में सबसे ऊंचा चबूतरा बोध स्तूप है। कौन सा है? बोध स्तूप। लेखक इसको भारत नागर क्यों मानते हैं? अब यह मात्र एक टीला बनकर रह गया है। 25 फुट ऊंचे चबूतरे पर 26 सदी पहली बनी ईंटों के दबे पर इस स्तूप को आकार दिया गया। चबूतरे पर बौद्ध भिक्षुकों के कमरे हैं। लेखक इसे नागर भारत का सबसे पुराना लैंडस्केप मानते हैं। लैंडस्केप होता है भूमि दृश्य। स्तूप वाला चबूतरा शहर में कहाँ स्थित है? स्तूप वाला चबूतरा शहर के एक खास हिस्से में स्थित है। मोहनजोदड़ो की संरचना कैसी थी? आज के वास्तुकार इसे क्या मानते हैं, क्या कहते हैं? मोहनजोदड़ो की संरचना है वह नगर नियोजन का अनूठा प्रमाण है। सड़कें सीधी और आड़ी। वास्तुकार इसे ग्रिड प्लान कहते हैं, जैसा कि आज हमारे चंडीगढ़ के अंदर भी ऐसा होता है। आधुनिक परिवेश के सेक्टरवादी
नागरिकों को किस चीज के लिए निरस्ता आ गई और उन्हें किस पर विश्वास नहीं रहा। आधुनिक परिवेश के सेक्टरवादी नागरिक कौन से हैं कि जो सेक्टरों के अंदर रहते हैं, नगरों के अंदर जो सेक्टर बने होते हैं आज के समय में, ऐसे परिवेश होता है, ऐसे वातावरण के जो लोग हैं नागरिक, उसके अंदर उदासीनता है और उन्हें किसी पर विश्वास भी नहीं है। क्यों, बताना है आपको। आधुनिक परिवेश के सेक्टरवादी नागरिकों में रहन सहन को लेकर निरस्ता आ गई है। प्रत्येक व्यक्ति अपने आप में खोया हुआ है। दुनियादारी के अपनत्व से उसे विश्वास नहीं रहा। मतलब हर अलग अलग टाइप से रहना पसंद करता है, सबसे बड़ा अच्छा बनने की कोशिश करता है। अगर सेक्टर के अंदर मान लो कह दिए जाते हैं कि हम देखते हैं कि सेक्टर के अंदर लगभग कमरे होते हैं, वो उनके अनुसार बनाने होते हैं, ये नहीं कि कोई अपने ढंग से बना ले, बड़ा बना ले, आगे कर दे पीछे कर दे। लेकिन ये होने के बावजूद भी लोग हैं अपनी, मतलब एक रूपता नहीं है उनके अंदर, भिन्नता है, विविधता है और एक दूसरे के साथ वो संबंध स्थापित रखना नहीं चाहते, अपने आप में खोए रहते हैं। उच्च वर्ग के लोगों की बस्ती कहाँ स्थित है थी तथा उसके आसपास अन्य कौन सी चीजें थी। मोहनजोदड़ो शहर में जो स्तूप मिला है उसके चबूतरे को के गढ़ के पीछे, गढ़ के पीछे, गढ़ के पीछे क्या थी, उच्च वर्ग बस्ती, और इस बस्ती के पीछे 5 किलोमीटर दूर क्या थी, सिंधु नदी। अगर इस उच्च वर्गीय बस्ती से दक्षिण की ओर दृष्टि दौड़ाएं, मतलब दक्षिण की ओर क्या थे, टूटे फूटे घर, खंडहर, और ये घर हमारे इतिहासकार कहते हैं कि कारीगरों के होंगे। मोहनजोदड़ो में बने महाकुंड की संरचना के बारे में बताएं। महाकुंड जो अपने मूल रूप में है उसके बारे में बताना है। मोहनजोदड़ो में टीले के दाईं ओर एक लंबी गली दिखती है, इसके आगे एक महाकुंड है। इस गली को इस धरोहर के प्रबंधकों ने क्या कहा है, देवमार्ग। जो महाकुंड तक गली जाती है उसको तो देवमार्ग कहते हैं। और जो महाकुंड है वो 40 फुट लंबा, 25 फुट चौड़ा और 7 फुट उसकी गहराई, और उत्तर दक्षिण में इसकी सीढ़ियां उतरती हैं। महाकुंड के आसपास बनी चीजों के बारे में बताना है। महाकुंड उस सभ्यता में सामूहिक स्नान के किसी अनुष्ठान का प्रतीक था। इस महाकुंड के 3 तरफ साधुओं के कक्ष, उत्तर में एक पंक्ति में 8 स्नानघर। सभी स्नानघरों के मुंह एक दूसरे के सामने नहीं खुलते। कुंड में पानी भरने के लिए पास ही एक कुआं, कुंड से पानी निकालने के लिए पास ही नालियां। महाकुंड के उत्तर में किस प्रकार के खंडहर मिले हैं, उन्हें क्या कहकर पुकारा जाता था। महाकुंड के उत्तर में एक बहुत लंबी इमारत के खंडहर मिले हैं। इस इमारत के बीचों बीच एक खुला आंगन, 3 तरफ बरामदे, छोटे छोटे कमरे, कमरे और बरामदे धार्मिक अनुष्ठानों में ज्ञानशालाओं का काम करते थे। इस नज़र से देखें तो इमारत को एक धार्मिक महाविद्यालय कहा जाएगा। उस युग में अमीरों की बस्ती कहाँ मानी जाती थी, वर्तमान में इसकी पहचान कैसे होती है। उस युग में अमीरों की बस्ती पश्चिम में मानी जाती थी। कहाँ, पश्चिम में। इसकी जो पहचान है वो बड़े बड़े घर, चौड़ी सड़कें, ज़्यादा कुएं। मोहनजोदड़ो में आज से क्या उल्टा था, वहां कौन सी गाड़ी होने के प्रमाण मिले हैं। मोहनजोदड़ो में अमीरों की बस्ती पश्चिम में न होकर पूर्व में, और शहर के बीचों बीच एक 30 फुट चौड़ी लंबी सड़क थी। मोहनजोदड़ो में बैलगाड़ी के प्रमाण मिले हैं। सड़क इतनी चौड़ी थी कि इस पर 2-3 बैलगाड़ियां आसानी से आ जा सकती थी। सड़क बाजार तक जाती थी। सड़क के दोनों तरफ मकान बने थे, परंतु इन घरों की पीठ क्या है, सड़कों की तरफ नहीं थी। घरों की पीठ थी वो सड़कों से सटी हुई थी, और उनका मुंह था वो सेक्टर में उनकी गली की तरफ खुलता था।
चंडीगढ़ शहर किस शैली पर बना हुआ है, इसे बनाने वाले कौन कौन थे और उन्होंने मोहनजोदड़ो से संभवतः क्या सीख ली होगी। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लेखक के अनुसार दिलचस्प संयोग है कि चंडीगढ़ में ठीक यह शैली 50 साल पहले कार्बूजिए ने इस्तेमाल की। किसने? कार्बूजिए। चंडीगढ़ का कोई घर सड़क की तरफ नहीं खुलता। घर का दरवाजा, मुख्य सड़क पहले सेक्टर में जाती है, फिर आम किसी के घर में जाती है, और शायद चंडीगढ़ के वास्तुकार कार्बूजिए ने यह सीख मोहनजोदड़ो से ली, क्योंकि मोहनजोदड़ो में भी इसी प्रकार से घर बने हुए हैं। किन बातों से पता चलता है कि मोहनजोदड़ो के लोग स्वास्थ्य के प्रति सचेत थे? मोहनजोदड़ो के नागरिक वास्तव में स्वास्थ्य के प्रति सचेत थे, साहित्यकार विद्वान मानते हैं, और जैसा कि हमने उसके नगर नियोजन के निर्माण से पता भी चलता है। उनकी नगर योजना इसका प्रमाण है। बीचों बीच लंबी सड़कें, दोनों तरफ ढकी हुई नालियां। बस्ती में ये नालियां इसी रूप में हैं। प्रत्येक घर में स्नान घर होना, मेले पानी को बाहर निकालने के लिए नालियां। मोहनजोदड़ो की बड़ी बस्ती के घर किस प्रकार के बने हुए हैं? बड़ी बस्ती के घर बने हुए हैं दीवार ऊंची और मोटी के। मोटी दीवार से अर्थ लगाया जाता है कि ऊपर और मकान होंगे, मंजिला होगी इमारत, क्योंकि ऊपर वाले तो बिल्कुल खंडहर हो चुके हैं। खास बात है कि सामने की दीवार में केवल प्रवेश द्वार है, कोई खिड़की नहीं है। अगर मंजिल में मात्र खिड़कियां ही थी, मंजिल में हो सकती है ऊपर। कुछ बहुत बड़े घर भी थे, शायद ये लघु उद्योग के केंद्र रहे होंगे। बस्ती के सभी छोटे बड़े घर एक ही लाइन में थे। अधिकतर घर 30 गुणा 30 फुट के। सभी घरों की वास्तुकला थी वो एक जैसी थी, एक तरह के बने हुए थे। बड़ी बस्ती के घरों में खुदाई करने से क्या मिला? बड़ी बस्ती में घरों की खुदाई करने से एक मिला हमारा बहुत प्रसिद्ध चित्र याजक नरेश की मूर्ति। एक मिली नर्तकी की, नृत्य करती हुई एक लड़की की मूर्ति, जो अब राष्ट्रीय संग्रहालय में रखी हुई है। उपासना केंद्र गहादार सैलानी किसे चाव से देखते हैं? बड़ी बस्ती के घरों के पास ही एक बड़ा घर था जिसे उपासना केंद्र माना जाता है। इसमें आमने सामने की 2 चौड़ी सीढ़ियां ऊपर की मंजिल की तरफ जाती है। ऊपर की मंजिल अब पूर्ण रूप से नष्ट हो चुकी है। नगर के पश्चिम में एक रंगरेज का कारखाना है जिसे सैलानी बड़े चाव से देखते हैं। लेखक ने अपनी यात्रा के दौरान क्या सोचा? लेखक ने अपनी यात्रा के समय जब ध्यान दिया कि खिड़कियां और दरवाजों पर छज्जों के निशान नहीं, काफी सोचने पे ज्ञात हुआ गर्म इलाके में ऐसा होना तो आम बात है। शायद उस समय इलाके में कड़ी धूप नहीं पड़ती होगी, इसलिए वहां के लोगों को छज्जों की जरूरत नहीं होगी। सिंधु घाटी में भूजल का स्तर काफी नीचे कैसे चला गया होगा? सिंधु घाटी उस समय काफी अच्छी पैदावार करती थी। यहाँ लोग खेती की सिंचाई कुओं से करते थे, जैसे कि मोहनजोदड़ो में ही अकेले 700 कुएं थे, हमने पढ़ा था। नहर के प्रमाण तो यहाँ मिले ही नहीं, नहर तो थी नहीं। लोग वर्षा के पानी पर निर्भर थे। वर्षा धीरे धीरे कम होने लगी होगी और कुओं से अधिक पानी निकाला जाने लगा होगा, इसलिए जो पाताल का पानी है उसका स्तर है वो नीचे चला गया होगा। लेखक को अपने गांव की बैलगाड़ी की कैसे याद आई? एक क्वेश्चन हमने पहले पढ़ा, उसके अंदर ये क्वेश्चन आ गया, फिर भी हम पढ़ लेते हैं इसको। मोहनजोदड़ो में मिली ठोस पहियों वाली बैलगाड़ी को देखकर लेखक को अपने गांव की बैलगाड़ी याद आई। लेखक के गांव में पहले दुल्हन है वो ससुराल से आया करती थी बैलगाड़ी में बैठ करके, और बाद में गाड़ी में आरे वाले पहिए आए और अब हवाई जहाज के उतरे हुए पहिए उसके अंदर लगने लग गए।
लेखक के मेज़बान ने उन्हें कहाँ घुमाया? लेखक के मेज़बान ने उन्हें अजायब घर यानी कि म्यूजियम में। अजायब घर में रखी चीज़ें किस ओर ध्यान आकर्षित करती है? अजायब घर में रखी चीज़ें एक तथ्य को उजागर करती है। कौन सा? मोहनजोदड़ो हड़प्पा से लेकर हरियाणा तक समूची सभ्यता में औजार नहीं मिले। औजार मिले हैं लेकिन हथियार नहीं मिले। हथियार भी मान लें तो वे राजतंत्र के हथियार जैसे नहीं हैं। अनुमान के अनुसार यहाँ अनुशासन था लेकिन ताकत के बल पर नहीं था। मोहनजोदड़ो की खुदाई क्यों बंद कर दी गई? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से सुने। मोहनजोदड़ो की खुदाई बंद कर दी गई है। वहाँ सिंधु के पानी के रिसाव से क्षार होता है, नमक, दलदल, कीचड़ की समस्या पैदा हो गई है। चूंकि हमें सिंधु सभ्यता की ओर नमूने हासिल नहीं हो सकते, इसलिए मौजूदा खंडहरों और अवशेषों को बचाकर रखने की चुनौती को जिम्मेदारी हमारी है। क्या है कि अब सिंधु नदी का रिसाव बढ़ने लगा है, उसका दलदल है वो बढ़ गया, कीचड़ बढ़ गया। अगर और खुदाई होगी तो वहाँ पानी कीचड़ होने से जो पहले पड़े जो खंडहर हैं, जो मौजूद हमारे सबूत हैं, वो भी नष्ट हो सकते हैं। इसलिए उनको बचाने के लिए आगे की खुदाई है वो बंद कर दी गई है। आशा है कि आपको सभी क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अगर कोई भी क्वेश्चन आपके समझ में नहीं आया है तो मुझे कमेंट करके आप बता सकते हैं। धन्यवाद।